हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है केमिकल काइनेटिक्स का, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो केमिकल रिएक्शन की जो रेट है उसको गवर्न करते हैं। यानी रेट किन कारणों से घट सकती है या बढ़ सकती है, हम लोग इस पर पढ़ेंगे। आप जानते ही हैं, माई सेल्फ इज के शुक्ला और ये है आपका खूबसूरत सदाबहार एवरग्रीन यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद के शुक्ला। तो आइए शुरू करते हैं भाई। हेडिंग लेते हैं। क्या हेडिंग? फैक्टर्स फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस। ठीक है भाई, ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस। तो देखो बेटा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पर रेट हमारी डिपेंड करती है, लेकिन इसमें से दो तीन ही इंपॉर्टेंट होते हैं जिन्हें अगर हम ध्यान में रखें तो बाकी फैक्टर्स, ठीक है, धीरे धीरे आगे हम पढ़ते जाएंगे, कंसेप्ट बिल्डअप होता जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन हम आप यहां पर कई फैक्टर्स पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दो तीन ही हैं, जैसे नेचर ऑफ रिएक्टेंट है, टेम्परेचर है, कंसंट्रेशन है। समझ रहे हैं ना? तो आइए हम आप वन बाय वन इनको पढ़ते हैं। पहला फैक्टर मैं लेता हूं नेचर नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। तो देखिए भाई, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स क्या है ये समझना है ना? अब बेटा देखो, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स की अगर हम यहां पर बात करें तो ये कह सकते हैं कि द रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान से समझो, द रेट ऑफ रिएक्शन इज स्पेसिफिक फॉर रिएक्टेंट्स। तो इसका क्या मतलब हुआ कि नेचर ऑफ, देखिए ध्यान से इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स है इसके लिए हमने लिखा कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज स्पेसिफिक फॉर रिएक्टेंट्स। इसका क्या सेंस है? देखो, इसको कई तरीके से हम ले सकते हैं। इट मीन्स, हम इसको कितने तरीके से समझ सकते हैं? देखो भाई, इट मीन्स, अब पहली कंडीशन यहां पर मैं लेता हूं, हम ऐसे कह दें कि मान लीजिए हमारा रिएक्टेंट क्या है? आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड है। तो भाई आयोनिक कंपाउंड है अगर हमारा जो रिएक्टेंट है, तो इससे क्या होगा? ठीक है, जरा समझिए आप। आयोनिक होने का मतलब ये हुआ, देखिए जैसे हमने NaCl लिया है और इसको AgNO3 से रिएक्शन कराई, तो क्या बनेगा भाई? देखिए ये पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Ag पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव है। अब हमने आपको फर्स्ट वीडियो में भी ये एग्जाम्पल बताया था, समझाया था कि जब दो सॉल्ट्स जो आयोनिक इन नेचर हैं आपस में रिएक्ट होते हैं तो क्या होता है? यहां पर ये अपने आयंस की एक्सचेंजिंग कर लेते हैं। इसका कैटायन इसके एनायन से और इसका कैटायन इसके एनायन से रिएक्ट होकर प्रोडक्ट बना लेता है। देखो जैसे ये बना AgCl प्लस NaNO3। समझ गए ना भाई? अब क्या है कि जैसे ही हम इनको सॉल्वेंट में ऐड करके, वाटर में ऐड किया, एक्वा सोल्यूशन बनाया, इसका और इसका, फिर दोनों को आपस में मिलाया, तो जैसे ही सॉल्वेंट में इसको मिलाएंगे तुरंत आयंस में टूट जाता है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन के लिए ये पहले से ही प्रिपेयर होते हैं, बस जब दोनों को हम मिलाते हैं तो तुरंत इसका कैटायन इसके एनायन से, इसका कैटायन इसके एनायन से कंबाइंड हो जाता है। ठीक है, और प्रोडक्ट बना देता है।
क्लियर? तो ये बहुत फास्ट रिएक्शन होती हैं, समझ में आ रही बात? बहुत ही फास्ट होती है, पलक झपकते हो जाती। क्लियर? अब मान लो एक हम और ले लें, जैसे हमने KCl ले लिया प्लस AgNO3, इसको ऐसे ही रखते हैं भाई, ठीक है? तो यहां पर भी वही कंडीशन है, AgCl प्लस KNO3 बन गया भाई, ठीक है? पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। अब देखो, जो पहले वाला केस अभी डिस्कस किया वही यहां भी है, लेकिन फर्क क्या है? अब NaCl और KCl की हम बात करें तो इन दोनों में मोर आयोनिक कौन है? मोर आयोनिक। वैसे ये भी बहुत फास्ट रिएक्शन है फर्स्ट वाली, और सेकंड वाली भी बहुत ही ज्यादा फास्ट रिएक्शन है, ठीक? लेकिन अगर हम देखें तो इन दोनों में मोर आयोनिक कौन है, ठीक है? तो यहां पर अगर हम आयोनिक नेचर की बात करें, आयोनिक कैरेक्टर की बात करें, तो आयोनिक कैरेक्टर अगर हम देखें तो बेटा KCl ग्रेटर देन NaCl है, समझ गए? तो स्लाइट ही सही, थोड़ा सा ही सही, मगर सेकेंड रिएक्शन की रेट क्या होगी? ग्रेटर होगी देन फर्स्ट, ठीक है? अगर ये R1 है, ये R2 है, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर क्या होगा भाई? R1 लेस देन R2, ठीक है? तो स्लाइटली ही सही, मगर सेकेंड केस की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फर्स्ट से अधिक होगी। ओवरऑल कहें तो दोनों फास्ट हैं, दोनों आयोनिक हैं, दोनों पलक झपकते होंगी, लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करें तो स्लाइटली ही सही, मगर KCl का जो नेचर है वो मोर आयोनिक होने के नाते इस रिएक्शन की रेट फर्स्ट वाले से इंक्रीज कर जाएगी, ग्रेटर होगी। क्लियर हो गई बात? अब दूसरी बात देखो भाई, मान लीजिए कि हमने यहां पर तीन तरीके के रिएक्टेंट्स लिए। एक रिएक्शन ऐसी हमने ली जहां पर रिएक्टेंट्स गैसियस हैं, ऑल रिएक्टेंट्स, ठीक है, आर इन गैसियस स्टेट, ठीक है भाई, समझो गैसियस स्टेट में है। कुछ ऐसी कंडीशन बनी है कि जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो सभी गैसियस स्टेट में हैं। अब हम एक ऐसी रिएक्शन ले लें जहां पर सभी रिएक्टेंट्स किस स्टेट में हो भाई? लिक्विड स्टेट में हो, ठीक है? और एक रिएक्शन हम ऐसी ले लें जहां पर सभी रिएक्टेंट्स सॉलिड स्टेट में हो। बात समझ पा रहे हैं ना भाई? ठीक है? तो देखो, ये गैसियस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट, यानी एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑल रिएक्टेंट्स गैसियस स्टेट में हैं, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑल रिएक्टेंट्स लिक्विड स्टेट में हैं, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑल रिएक्टेंट्स सॉलिड स्टेट में हैं। तो अब जरा देखो, यहां पर रेट कहां पर ज्यादा होगी? सबसे अधिक, सबसे कम कहां होगी भाई? तो बेटा जी देखो, गैसियस स्टेट की बात करें तो यहां पर जो पार्टिकल्स हैं ये फ्री हैं, मोशन के लिए क्या है? बिल्कुल फ्री हैं, ये कभी भी किधर भी ऐसे मोशन करते रहते हैं। ये हमेशा याद रखो कि रिएक्शन तभी होती है ना जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएं, ठीक है? तभी कोई प्रोडक्ट बनता है। अरे भाई, फिल्मों में देखते हो ना, क्या पता चला आंख बंद करके साइकिल चला रहा हीरो और टकरा गया, और आंख खुली तो सामने हीरोइन है? हो गया कॉम्बिनेशन। तो भाई ऐसे ही देखो, रिएक्शन का मामला है, जब तक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकराते नहीं है ना तब तक प्रोडक्ट नहीं बनता, रिएक्शन नहीं होती। तो अब टकराने के लिए क्या होना चाहिए? उनमें मूवमेंट होनी चाहिए, डायनेमिक होने चाहिए, मोशन करनी चाहिए। अब जितना ज्यादा मोशन के लिए फ्री होंगे उतना ग्रेटर चांस होगा कि वो टकराएं, और जितना ज्यादा कोलिजन के चांस होंगे, टकराने के चांस होंगे, उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनने के चांस होंगे पर मिनट, पर यूनिट टाइम, यानी रिएक्शन की रेट ज्यादा होगी। अब समझ गए ना? तो यहां पर भाई देखो, मोर फ्री टू मूव है, मोर कोलिजन, ग्रेटर रेट ऑफ रिएक्शन। और यहां पर क्या होगा? ये मोशन के लिए ऑलमोस्ट फ्री ही नहीं होते,
ठीक है, इनकी पोजीशन लोकेशन में रिजिडिटी होती है, तो यहां पर कोलिजन के चांस क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, तो रिएक्शन की रेट सबसे कम यहीं पर होगी। समझ गए ना भाई? अरे बहुत समझदार हो आप लोग भाई, हैं? हम शंका नहीं कर रहे हैं भाई, आप पे तो हमें पूरा भरोसा है, खुद पे विश्वास नहीं होता। ठीक है, इसलिए पूछ लेते हैं, समझ रहे हैं ना? ठीक है, गुड। अब देखो भाई, इसी तरीके से हम ऐसे भी कह सकते हैं ना, क्या? देखो जरा समझो इस चीज को। देखिए, मान लीजिए हमारा कंपाउंड कैसा है, कोवैलेंट है। ठीक है, यानी जो रिएक्टेंट हम ले रहे हैं वो कोवैलेंट नेचर का है, कोवैलेंट रिएक्टेंट है। तो यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर टकराएं, टकराना तो है ही, लेकिन साथ में ऐसा टकराएं ना कि इनके बीच में जो बॉन्ड है पहले से वो टूट सके। अगर वो बॉन्ड टूटेगा नहीं तो फिर रिएक्शन बनेगी नहीं। ठीक है, तो जरा समझिए, हम एग्जाम्पल यहां पर लेते हैं, देखिए कैसे। जैसे हमने ले लिया भाई CO प्लस O2, अब ये क्या बनाएगा, CO2। ठीक है, बैलेंसिंग ए डिफरेंट मैटर, चाहो तो ऐसे कर लो भाई। ठीक है, और एक और ले लिया भाई CH4 प्लस O2, और ये क्या बनाया, CO2 प्लस H2O। अब अगर हम इसको बैलेंस करें तो देखो यहां पर 2 कर दें, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन हो गई 4, तो यहां पे 2 कर देते हैं। ठीक है, अब जरा समझिए, मान लो इस रिएक्शन की रेट R1 है, इस रिएक्शन की रेट R2 है, तो किसकी ज्यादा होगी भाई, हैं? किसकी ज्यादा होगी? तो जरा यहां पर देखो, मैं आपको समझाता हूं, बहुत ही बढ़िया बात है भाई, हैं? धीरे धीरे समझ लो। तो इसमें क्या करना है भाई, समझो। सी, ये देखिए ऐसे बॉन्ड की कंडीशन है, तो समझ रहे होंगे ना, 11th में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा भाई, हैं? तो देखिए, अब यहां पर O2 की रिएक्शन होगी, अब ये देखो CO2 बन रहा है भाई, हैं? समझना। तो यहां पर क्या हुआ, एक बॉन्ड टूटेगा, कितने बॉन्ड टूटेंगे, एक बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, ये वाला, क्लियर हो गई बात। और जब हम CH4 की बात करेंगे, CH4 की, तो देखो अब इससे CH4 से क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है, ये वाला, और साथ में वाटर भी बन रहा है भाई, ये वाला है, समझ रहे हैं ना? तो देखिए, अब यहां पर जब ये चारों बॉन्ड टूट जाएंगे ना, तभी तो C ऑक्सीजन से जुड़कर CO2 बना पाएगी, है? तो यहां केवल एक बॉन्ड तोड़ना है और यहां 4 बॉन्ड्स टूटने हैं, तो कन्फर्म है कि एक बॉन्ड तोड़ने में कम एनर्जी देनी पड़ेगी और 4 बॉन्ड्स टूटने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो यहां पर क्या होगा कि भाई 4 बॉन्ड टूटने में टाइम भी ज्यादा लगेगा, एक बॉन्ड थोड़ा जल्दी टूट जाएगा। तो कंफर्म है कि इस रिएक्शन की रेट क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, किससे, दूसरे वाले केस से। समझ पाए ना? ठीक है, तो यहां पर भाई देखिए क्या होगा, अगर हम रेट की बात करें तो R1 ग्रेटर देन R2 होगी, यानी फर्स्ट रिएक्शन की रेट ज्यादा होगी, दोनों कोवैलेंट है, ठीक, लेकिन इसकी रेट ज्यादा हुई, इसकी रेट कम हुई। रीजन क्या हुआ? ठीक है, इन केस ऑफ फर्स्ट रिएक्शन ओनली ब्रेकिंग ऑफ वन बॉन्ड टेक प्लेस, बट इन सेकेंड केस, ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं भाई, देखिए कि इन फर्स्ट रिएक्शन ओनली, थोड़ा कंडेंस कर देते हैं, ओनली वन बॉन्ड, ठीक है, ब्रेक्स, और यहां पर क्या होगा भाई, समझ रहे हो ना, कितने बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, 4 बॉन्ड्स, इतना समझ गए? ठीक है, तो नोट्स बना लेना, समझ में आ गई बात ना? ठीक है, तो ये हो गया भाई, नोट कर लें इसको, जल्दी से करें, मिटा दिया जाए, बोलो भाई, मिटा दें भाई, ये लीजिए भाई, मिटा दिया। तुम तो ठहरे परदेसी,
साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। तो बेटा जी देखा, अगर कोवैलेंट है ना तो भी रेट डिफरेंट हो सकती है, डिपेंड करेगा कि कहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ अधिक है, कहां बॉन्ड जल्दी टूटेगा, कहां पे बॉन्ड लेट से टूटेगा। समझ गए ना। अब इसके बाद देखो भाई, एक अगला फैक्टर लेते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट में। ठीक है, ये है रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट्स। समझ रहे हो ना भाई, रिएक्टेंट्स, या हम ऐसे कह दें स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, दोनों एक साथ समझ लेते हैं। तो ये ध्यान रखो कि जो रेट है रिएक्शन की, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ये बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स के। ठीक है भाई, समझ रहे हैं ना। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके। ठीक है, देखो ये ध्यान रखना भाई कि प्रोडक्ट जितना ज्यादा स्टेबल होगा रेट उतनी ज्यादा होगी, लेकिन अगर रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल हो गया यानी लेस रिएक्टिव हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। तो यहां पर हम क्या लिख दें, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट जितना ज्यादा स्टेबल रेट उतनी कम हो जाएगी। आप रिवर्स करके भी लिख सकते हो। देखो ये हमेशा ध्यान रखना, किसी भी मैटर की स्टेबिलिटी और उसी मैटर की रिएक्टिविटी में इनवर्स रिलेशन होता है। तो अगर हम इसे रिएक्टिविटी के टर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं भाई, कि प्रोडक्ट जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा रेट उतनी कम होगी, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, यानी रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट और डिवाइडेड बाई क्या, रिएक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट। समझ गए। देखो जैसे एक एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूं भाई। हमने ले लिया बेटा CCl3 COOH और एक ले लिया CH3 COOH। अब इतना तो पढ़े होगे ना भाई कि CCl3 में माइनस आई इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, और इसमें प्लस इंडक्टिव इफेक्ट होता है, आई प्लस आई। अब अगर ये डिसोसिएट होता है तो देखो CCl3 और C यहां पर ऐसे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पर। इसकी पूंछ को थोड़ा छोटा कर देते हैं भाई, ऐसे हैं, समझ गए। और ये डिसोसिएट होगा तो क्या देगा भाई, CH3 COO नेगेटिव। अब ये तो बेहतर समझते हो ना कि ये प्लस आई है, तो प्लस आई होने के नाते इस नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी क्या होगी, यहां बढ़ेगी। समझ रहे हो ना। और यहां पर देखिए ये घटेगी, क्योंकि ये क्या है, ये माइनस आई है और ये था प्लस आई। तो अब कंफर्म है कि जब देखो किसी मैटर की जो रिएक्टिविटी है ना, उसके दो तीन मेजर रीजन होते हैं। उनमें से एक रीजन है चार्ज का प्रेजेंट होना। ठीक, अब जितना ज्यादा चार्ज होगा रिएक्टिविटी उतना अधिक होगी, जितना कम चार्ज होगा रिएक्टिविटी उतना कम होगी। तो यहां पर देखो चार्ज डेंसिटी कम हो गई माइनस आई के कारण। ये जो नेचर है इसका, इसमें क्या नेचर है कि ये इलेक्ट्रॉन को, चार्ज को अपनी तरफ खींचता है। तो निगेटिव चार्ज यहां कम हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इधर जाएगी इसकी तरफ। और इसमें नेचर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर धक्का देकर दूसरे की तरफ भेज देता है। ठीक, तो यहां निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, ये वाला, ये मोर स्टेबल हो गया। क्या हो गया, मोर स्टेबल। और ये वाला लेस स्टेबल हो गया भाई। ठीक है, तो कंफर्म है अगर इस रिएक्शन की रेट R1 है और इसकी रेट R2 है तो बताइए भाई क्या हुआ, R1 ग्रेटर देन R2, क्योंकि ये मोर स्टेबल है ये लेस स्टेबल है। अब ये भी ध्यान रखना,
मोस्टली जिस रिएक्शन का प्रोडक्ट मोर स्टेबल होता है उसका रिएक्टेंट लेस स्टेबल यानी मोर रिएक्टिव होता है। तो ये यहां पर क्या है, ये वाला मोर रिएक्टिव होगा, समझ पा रहे हो ना भाई, ऐसे देख लो, मोर रिएक्टिव होगा और ये लेस रिएक्टिव होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात है, क्लियर हुआ ना। तो ऐसे भी हो सकता है, रेट ऐसे भी अफेक्ट होती है, तो यहां से भी हम इस चीज को समझ सकते हैं भाई। इसके अलावा देखो हम ऐसे भी ले सकते हैं कि भाई मान लीजिए हमने दो रिएक्टेंट लिए ए और बी, अब ये आपस में रिएक्ट होकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट लिख लें, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब मान लो ये वाला सॉलिड है और ये वाला गैसियस स्टेट में है। किस स्टेट में भाई, गैसियस स्टेट में ये वाला, और ए जो है ना ये सॉलिड स्टेट है। तो अब देखो यहां पर क्या हुआ भाई, एक जो है गैसियस स्टेट में है और दूसरा सॉलिड स्टेट में है, तो ये तो यार कुछ मामला जमा नहीं ना, जैसे एक घोड़ा एक गधा है भाई, इसमें दौड़ने की क्वालिटी बहुत ज्यादा है और इसमें समझ गए ना कुछ नहीं है। तो जब एक वन हैंड क्लैपिंग नहीं होगी ना, ये तो बहुत तेजी से मूव करेंगे लेकिन ये मूवमेंट नहीं दे पाएंगे, तो यहां पर रिएक्शन की रेट क्या होगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो दोनों गैसियस होते, समझ गए ना, दोनों गैसियस होते तो क्या होता, रेट बढ़ जाती। क्लियर हो रही है ना हमारी बात। तो हम ऐसे कह सकते हैं भाई, एक ये ले लिया, अब एक हम ऐसे ले लेते हैं कि मान लो एक्स लिया, वाई लिया, ठीक है, और यहां पर क्या कर दिया भाई, हमने प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, अब ये भी गैसियस स्टेट में है, ये भी गैसियस स्टेट में है, मान लो इसकी रिएक्शन रेट R2 है, इसकी R1 है, तो क्या हो गया, ठीक है, R1 लेस देन R2 हो जाएगा भाई। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, रेट समझ में आ गई बात है कि नहीं समझे। ठीक है, अब आप ये भी तो कह सकते हो कि सर ये बताओ, मान लो दोनों सॉलिड हो तब का है भाई, हैं, तब की बात अभी आगे बताएंगे अगले फैक्टर में, हैं एक ही जगह सब कुछ कैसे भाई। ठीक है, यहां तक बात समझ गए ना। अरे बहुत रीजन है, बहुत तरीके के यहां पर कंसेप्ट बनते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे हम सारी बातें समझ लेंगे। ठीक है, तो ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट का कंसेप्ट बिल्डअप हुआ, समझ पाए। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लें भाई, नोट करें। हाँ भाई, नोट हो गया, हटा दिया जाए, वेरी गुड। तुम्हें देखकर मेरे चेहरे पर आती है जो मुस्कान है, उन्हें देखकर मेरे चेहरे पर आती है जो मुस्कान, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है? क्या सोच रहे हो भाई, मास्टर क्या पढ़ा दिया, समझ पाए कि नहीं समझ पाए हैं? अरे खुश हो लो यार जिंदगी में। ठीक है, देखो अगला फैक्टर लेते हैं, दूसरा फैक्टर। पहला फैक्टर क्या था, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब दूसरा फैक्टर हम लेते हैं टेम्परेचर। ठीक है भाई, अब देखो टेम्परेचर है, टेम्परेचर किसी का बढ़ जाता है तो क्या होता है भाई, मार काट शुरू कर देता है आदमी, है मामला टेम्परेचर बड़ा सीरियस होता है? जिसका टेम्परेचर हाई होगा उसमें एनर्जी ज्यादा होगी। एनर्जी का मतलब, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो जब एनर्जी ज्यादा होगी तो उसमें मूवमेंट ज्यादा होगी, मोशन की फ्रीडम ज्यादा होगी, और जब मोशन की फ्रीडम ज्यादा होगी तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और जब उसमें टकराने के चांस ज्यादा बनेंगे तो इस बात के चांस होंगे कि प्रोडक्ट ज्यादा बने, क्योंकि रिएक्शन तभी होती है जब रिएक्टेंट आपस में टकराएं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, देखो सिंपली कि मोर टेम्परेचर, ठीक है, या हाई टेम्परेचर लिख दें, हैं? बात एक ही है, समझने की है, हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या होगा, मोर कोलिजन, कोलिजन मतलब टक्कर, ठीक है, मोर कोलिजन, इसका मतलब, ठीक है, हाई स्पीड, हाई स्पीड ऑफ रिएक्शन होगी। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज ग्रेटर रेट ऑफ रिएक्शन।
समझ गए। अब देखो वैसे तो ये टेम्परेचर का जो इफेक्ट है सही तरीके से कैसे एक्सप्लेन होता है, जब हम इसमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को इंक्लूड करें, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ठीक है भाई, तो जब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इंक्लूड करते हैं ना, तब असली पिक्चर सामने आती है कि हकीकत में एक्चुअली होता क्या है। लेकिन अभी ये बात आप यहां समझ नहीं पाएंगे, तो अगले इसी टॉपिक के अगले वीडियो में जब हम आपको कोलिजन फ्रीक्वेंसी पढ़ाएंगे, जिस भी वीडियो में भाई, अगले का मतलब इसके जस्ट बाद वाला नहीं, ठीक है, लेकिन इसी टॉपिक में कोलिजन फ्रीक्वेंसी पढ़ाएंगे तो वहां पर जो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का फुल डिटेल आपको हम समझाएंगे। ठीक है, तो अभी ये आप यहां पर समझ गए ना कि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, कोलिजन्स बढ़ने से जो है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो देखो बेटा यहां पर हम आपको ऐसे कह देना कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टेम्परेचर। ये बात समझ गए, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गई भाई, टेम्परेचर के हो गई। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि देखिए इन मोस्ट ऑफ केसेस, इन मोस्ट ऑफ केसेस, ठीक है, मोस्ट केसेस में क्या होता है, जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि 10 डिग्री पर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स या 3 टाइम्स हो जाती है। यानी 10 डिग्री टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, अब रेट मान लो पहले टेम्परेचर T1 था, ठीक है, अब रेट उस पे R थी, हमने अब T1 प्लस 10 यानी 10 डिग्री बढ़ा दिया, तो रेट जो R1 थी अब वो 2R1 या 3R1 हो जाएगी। ज्यादातर केसेस में 2R1 ही होता है। ठीक है, तो यहां पर बेटा इसको हम कंप्लीट कर दें, इन मोस्ट ऑफ केसेस द रेट ऑफ रिएक्शन becomes nearly double or ट्रिपल, नियरली डबल और ट्रिपल, समझ में बात आ रही है भाई, फॉर 10 डिग्री राइज, ठीक है, फॉर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ये बात कंफर्म हो गई, क्लियर हो गए। तो ये ध्यान रखें, देखिए टेम्परेचर का जो इफेक्ट है ना, ये भी हम बहुत डिटेल्स में सेम टॉपिक में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक यहां पर आएगी अर्हेनियस इक्वेशन, अर्हेनियस इक्वेशन, ये है K इज इक्वल टू A इंटू E पावर EA अपॉन RT। समझ रहे हैं ना भाई, RT RT नहीं है। तो यहां से हम टेम्परेचर के इफेक्ट को बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम पर पढ़ेंगे। तो अभी आप ये इतना समझ लें कि ऐसा होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट कंफर्म हो गया, समझ पाए ना भाई। तो अगला फैक्टर हम लोग लेते हैं, तीसरा फैक्टर लेते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन। तो बेटा जी देखो, कंसंट्रेशन का जो इफेक्ट है ना, ये कुछ भी हो सकता है। कंसंट्रेशन बढ़ाने से रिएक्शन की रेट बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, रिमेन कांस्टेंट भी रह सकती है। एक्चुअली क्या होगा, अब आप कहोगे सर हर बात आप ऐसे कह दे रहे हैं, भाई देखिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ मर्यादाएं होती हैं, सारी बात है एक ही टाइम पे एक ही जगह नहीं कही जा सकती ना। तो देखिए कंसंट्रेशन का भी जो इंपॉर्टेंस रोल है ना, वो इसी टॉपिक में आगे और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमें इतना समझना है कि कंसंट्रेशन चेंज होने पर रेट घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, कांस्टेंट भी रह सकती है, अनअफेक्टेड रह सकती है, समझ रहे हैं। लेकिन मोस्टली अगर हम देखें, ठीक है, तो इन जनरल अगर हम बात करें, इन जनरल, ठीक है, तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ाने से रेट बढ़ जाती है। तो यहां मैं लिखता हूं कि इन जनरल, या आप ऐसे लिख सकते हो जनरली, ठीक है ना।
तो चलो जनरली ही कर देते हैं। जनरली क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। भाई ऐसा कैसे होगा, समझो इस बात को। अगर हम ये कह दें, शर्त ये है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगी। ठीक, इसका मतलब ये है टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो जो एनर्जी की अवेलेबिलिटी है वो कांस्टेंट बनी रहेगी। ठीक है, अब जितना ज्यादा रिएक्टेंट हम मिलाते जाएंगे, रिएक्टेंट्स के पार्टिकल्स बढ़ाते जाएंगे, इस बात के चांस बढ़ते जाएंगे कि हाई एनर्जी पार्टिकल्स की नंबर क्या हो, बढ़ जाए। भाई मान लीजिए कि हमने 1 मोल एक रिएक्टेंट लिया है, अब 1 मोल में से, ठीक है, 0.4 मोल पार्टिकल ऐसे हैं जिनकी एनर्जी इतना ज्यादा है कि इतनी स्पीड से मूव करते हैं, टकराते हैं कि वो प्रोडक्ट बना पाए। समझ पा रहे हैं ना भाई? ठीक है, तो अब अगर हम यहां पे 2 मोल कर दें बढ़ा करके, तो कंफर्म है कि प्रोडक्ट बनाने वाले जो मोल्स हैं उनकी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अब मान लो भाई ये 0.8 हो गया, 0.6 हो गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। रीजन ड्यू टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स। इफेक्टिव का मतलब जो प्रोडक्ट बनाने में कैपेबल हैं। ठीक है, तो यहां पर एनर्जी जो है रिएक्टेंट्स की जो इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं वो बढ़ जाएंगे, कोलिजन बढ़ जाएगा, तो प्रोडक्ट बनाने के पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। कंफर्म हो गए भाई? कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गई बात ना? फोर्थ फैक्टर देखो बेटा, ये है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, अब देखिए सरफेस एरिया का क्या इंपॉर्टेंस है भाई, समझो जरा। अब इसको ऐसे देखो भाई, मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, मैग्नेट है, समझ लो, मैग्नेट जानते हो ना, चुंबक, चुंबक। ठीक, अब देखो ये मेरे दोनों हाथ क्या हैं, 2 मैग्नेट है। अब इसको मैं यूं चिपकाऊं ऐसे, ऐसे, समझ रहे हैं ना, एक कंडीशन, और एक मैं ऐसे चिपकाऊं, तो चिपकेंगे दोनों जगह ना। अब जरा बताओ, हम आपको दे दें कि भैया इन्हें अलग करो, सेपरेट करो, तो इजीली आप कहां से कर पाओगे, यहां से इन्हें सेपरेट करना इस केस में अलग होगा देन दिस रीजन। यहां कम सरफेस एरिया के थ्रू ये एक दूसरे से होल्ड है, जबकि यहां ज्यादा सरफेस एरिया है ना, तो अलग। समझ पाए ना? तो भाई सरफेस एरिया मायने रखती है, सरफेस एरिया का इंपॉर्टेंस है केमिकल रिएक्शन में। अब देखो ये कहां पर है इसका इंपॉर्टेंस, अगर हमारा इफ रिएक्टेंट, ठीक है, एंड कैटलिस्ट, दोनों को एक साथ हम ले लेते हैं, ठीक है, आर सॉलिड्स, अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों क्या हो, सॉलिड्स हो, ठीक है, तो ऐसे में रेट ऑफ रिएक्शन हम यहां लिख देते हैं भाई, देन रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया। समझ पाए? अब जरा समझो भाई इस बात को। मान लो कि ये 2 बड़े बड़े ऐसे हमने ए और बी के ये बड़े बड़े 2 रिएक्टेंट टुकड़े ले लिए हमने, समझ रहे हो ना भाई, 2 टुकड़े ले लिए बड़े बड़े, तो अब क्या है कि ये टकराएंगे आपस में, टकराएंगे तो कांटेक्ट में आएंगे, प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। लेकिन अब अगर इन्हीं को हम ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दें, तोड़ दें, समझ रहे हैं ना, तो अब इतना तो आप समझदार हैं कि जब हम किसी बड़े पार्टिकल को स्मॉलर फ्रैक्शंस में तोड़ते हैं तो नेट सरफेस एरिया बढ़ जाएगी। तो अब क्या होगा, अब जब ये आपस में स्मॉलर पार्टिकल टकराएंगे, ठीक है, तो नेट सरफेस एरिया अधिक हो जाने से रिएक्शन की रेट क्या हुई भाई, बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही है?
कंफर्म हुए ना? ठीक है, तो अब अगला फैक्टर लेते हैं, जल्दी से आप इसे नोट कर लें भाई, जल्दी से नोट करें। हो गया, मिटा दिया जाए, है मिटा दूं? ठीक है भाई, मिटा देते हैं। तो बेटा देखो, सॉलिड के केस में ही सरफेस एरिया का बेटर इंप्रेशन हमें देखने को मिलता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर रिएक्टेंट और क्या कहते हैं भाई कैटलिस्ट दोनों सॉलिड हैं, तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगी उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। समझ पाए ना? तो अब आओ अगला फैक्टर लेते हैं, कैटलिस्ट। नंबरिंग करते रहना भाई, कौन सा नंबर है वो आप ध्यान रखें। ठीक है, कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट का रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या फर्क पड़ता है, इसे हम देख लें। तो देखो भाई, कैटलिस्ट दो तरीके के होते हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट, तो इसका काम होता है रेट को बढ़ाना। ठीक है, यानी ये क्या करता है, इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, इसे इनहिबिटर भी कहते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट को। तो ये क्या करता है, ये रेट को डिक्रीज करता है। समझ पाए? तो अगर कैटलिस्ट पॉजिटिव है तो रेट को इंक्रीज कर देता है, कैटलिस्ट नेगेटिव है तो रेट को डिक्रीज कर देता है। अब ये कैसे करता है, देखो मेनली हम यहां इसी पर फोकस होंगे, पॉजिटिव कैटलिस्ट पर जो रेट को क्या करे, इंक्रीज कर दे, बी पॉजिटिव है। तो यहां पर भाई देखिए, कैटलिस्ट ये काम करता कैसे है, इसकी भी मैकेनिज्म इसी टॉपिक में बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसको आप ऐसे समझ लो भाई, ठीक है, कैसे, जैसे आप मान लीजिए कि कहीं पर आर्मी में या पुलिस में आप जो है जब सिलेक्शन होता है, कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाते हैं, तो वहां उनका फिजिकल टेस्ट भी होता है, बॉडी कंप्लीट है, कहीं कोई समस्या तो नहीं है। तो जैसे मान लो कि उसने एक हाई जंप का रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, कहा कि भाई जो 5 फीट, ठीक है, जंप करेगा, ये हाई जंप की हम बात कर रहे हैं, कि जो 5 फीट की हाई जंप करेगा वो सिलेक्ट होगा। क्लियर हुई बात? अब अगर हमारे पास 100 कैंडिडेट्स थे, 100 कैंडिडेट्स में से, ठीक है, मान लीजिए 20 लोगों ने 5 फीट हाई जंप लगा दी, तो वो क्वालिफाई हो गए। अब कुछ ऐसे रहे जो 4.25 फीट, 4.5 फीट लगा पाए और सेलेक्ट होने से रह गए। लेकिन अब सोचो कि अगर वो गवर्निंग बॉडी क्या करे कि 5 फीट के बजाय मान लो उसने कहा कि भाई 3.5 फीट जो हाई जंप लगाएगा वो क्वालिफाई होगा, तो अब बताइए उन्हीं 100 में से क्वालिफायर्स की नंबर बढ़ेगी कि घटेगी भाई? हैं? बढ़ जाएगी ना। तो यही काम करता है कैटलिस्ट। देखो डिटेल्स इसी टॉपिक में हम आपको समझाएंगे बेटा, लेकिन अभी आप भैया ये समझ लो ना, है दोस्तों, कि यहां पर ऐसे एक आइडिया दे रहे हैं। ठीक है, डिटेल्स इसी टॉपिक में आगे होगा। मान लीजिए बेसिक पिछले साल मेहनत नहीं किया है 11th में, तो थोड़ा कम समझ में आए तो हमें गालियां मत देना भाई, है, हम भी आपकी तरह यार इंसान है भाई, है। तो देखो यहां पर ये हो गया रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है, समझ गए भाई, रिएक्शन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये आरसी लिख दूं, इतने से समझ लेना, इतना लंबा कौन लिखे भाई, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। और ये हो गया एनर्जी एक्सिस। ठीक है, अब देखो ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये क्या है यहां पर, रिएक्टेंट है। ठीक है, और जब रिएक्टेंट आपस में टकराते हैं, टकरा के हमने कहा प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पर एक एनर्जी बैरियर होता है कि जब ये आपस में टकराएं, ठीक, तो टकराने पर नेट एनर्जी इतनी हो जानी चाहिए, जैसे अभी हमने समझाया हाई जंप में एक बैरियर लगा दिया गया 5 फीट का, ठीक है, या एक वैल्यू लगा दी गई, इतना जो जंप करेगा वही क्वालिफाई होगा। तो ऐसे हर रिएक्शन के लिए एक एनर्जी का बैरियर होता है, जिसे हम
यहां पर थ्रीशोल्ड एनर्जी यानी इस एनर्जी वैल्यू को जो बैरियर के तौर पर रिएक्शन में वर्क करती है, इसे हम थ्रीशोल्ड एनर्जी या फिर इसे हम एनर्जी बैरियर कहते। क्लियर हुई बात? तो देखिए रिएक्टेंट जब टकराएंगे इस एनर्जी और इनकी नेट जो एनर्जी कॉम्बिनेशन बनेगा, अगर वो थ्रीशोल्ड एनर्जी के इक्वल है या इससे ग्रेटर है तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर कोलिजन पर जो कॉम्बिनेशन बना इनके कोलाइड होने पर उसकी एनर्जी थ्रीशोल्ड एनर्जी से कम है, ठीक, तो ये अगेन रिएक्टेंट में चेंज हो जाएंगे, प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। अब देखो अगर हम कैटलिस्ट लगा दें तो कैटलिस्ट करता क्या है कि जो एनर्जी बैरियर की वैल्यू है उसे कम कर देता है। समझ गए ना भाई? तो अब जरा सोचो क्वालिफायर्स की नंबर बढ़ जाएगी तो पर यूनिट टाइम ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा यानी रिएक्शन की रेट बढ़ गई। तो ये वाला जो कर्व है ना, ठीक है, ये विदाउट कैटलिस्ट का है, विदाउट कैटलिस्ट, और ये जो डॉटेड वाला हमने बनाया है ना भाई, ये क्या है, विद कैटलिस्ट। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, यहां पर देखो हम कह सकते हैं कि a positive catalyst, ठीक है, increases the rate of reaction, ठीक है, कैसे, by providing an alternate, अल्टर समझ रहे हैं ना भाई, by providing an alternate path, of lower energy barrier। बात समझ गए भाई? ये याद रखना, ध्यान में रखना, ठीक है, कि एक पॉजिटिव कैटलिस्ट कैसे रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है। समझ गए? अब अगर निगेटिव कैटलिस्ट होता तो क्या करता, ये जो एनर्जी बैरियर है इसकी वैल्यू बढ़ा देता तो क्वालिफायर्स की नंबर कम हो जाती और रेट डिक्रीज कर जाती। ये बात समझ गए भाई? क्लियर हुई ना? एक और फैक्टर हम थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, देखें इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि ऐसी तमाम रिएक्शंस हैं जो लाइट के प्रेजेंस में होती हैं, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। क्या बोलते हैं भाई, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। जो भी रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होती हैं उन्हें फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। और जनरली ये सारी रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती हैं। अगर ऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत मैकेनिज्म पढ़ा होगा, याद होगा, हैं, पुरानी यादें ऐसे ही तो साथ नहीं छोड़ती ना भाई, हैं, कुछ तो होता होगा, याद आता होगा ना। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये होती हैं जनरली। ठीक है, अब ये सब क्या है वो तो फिर ऑर्गेनिक का पार्ट है, वहां देखेंगे। लेकिन आप ये देखें कि फोटोकेमिकल, जैसे एक एग्जांपल हम ले लें कि H2 की रिएक्शन हम Br2 से करा रहे हैं और बन क्या रहा है भाई, HBr। अब आपने अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ा है तो आप इतना आसानी समझ सकते हो कि ये रिएक्शन HNu के प्रेजेंस में होती है भाई। HNu क्या है, HNu है फोटोन। क्या है भाई, फोटोन है। कंफर्म हुए? तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहते किसे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स इनकमिंग, ठीक है, पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, पर यूनिट टाइम, यानी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया जितने ज्यादा फोटॉन्स आते हैं हम कहते हैं लाइट की इंटेंसिटी उतना ज्यादा है। जैसे हमने यहां पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ले लिया, यहां 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ले लिया। अब 1 सेकेंड की बात करें, यहां पर मान लो 10 फोटॉन इस एरिया पर 1 सेकेंड में आते हैं और यहां पर 15 आते हैं, तो हम कहेंगे ये वाली लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है और इस वाले लाइट की इंटेंसिटी कम है। तो जितने ज्यादा, देखिए यहां फोटॉन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, तो जितनी ज्यादा फोटॉन्स पर यूनिट टाइम आएंगे
उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, रेट उतनी ज्यादा होगी। तो इस तरीके से इंटेंसिटी ऑफ लाइट और रेट का क्या रिलेशन हुआ? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी ऑफ लाइट। समझ गए ना भाई? काम बन गया ना? है क्लियर हुई बात? ठीक, तो बेटा जी देखिए, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो फिर हम आप मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ, केमिकल काइनेटिक्स के अगले व्यू के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।